हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज अपन पढ़ेंगे क्षार कर्म। ये शल्य तंत्र पेपर 1 का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मॉडर्न में कोरिलेट अपन किससे करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक कॉटराइजेशन से, केमिकल कॉटराइजेशन से और थर्मल कॉटराइजेशन से। अब क्षार की निरुक्ति देखते हैं। क्षार स्पंदने क्षण हिंसाए धातु में क्षार शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्षार की परिभाषा देख लेते हैं। तत्क्षणात् शरण द्वारा क्षारः, अर्थात दूषित मांस आदि के शरण करने वाले या त्वचा या मांस आदि को क्षरणित करने के कारण इसे क्षार कहते हैं। यानी कि जितना भी मांस है अपना जो खराब हो गया है उसको गला के या काट के निकालने वाले को अपन क्षार कहते हैं। वैसे ही आचार्य चरक जी कहते हैं कि शरणार्थ शरणत्वच शरणार्थ च यह, यानी कि जो शरण स्वभाव के कारण शरीर के विभिन्न आशयों से धातु को काट कर गिराता है उसे क्षार कहते हैं। क्या? जो शरण स्वभाव है इसके कारण क्या करता है? शरीर के विभिन्न आशयों से धातुओं को काट कर गिराता है, इसलिए इसको क्षार कहते हैं। क्षार का महत्व बताते हुए कहा है कि क्षार कर्म इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रधान क्यों है? क्योंकि ये शस्त्रों और अनुशस्त्रों में प्रधानता है। क्यों? क्योंकि जो शस्त्र का काम है छेदन, भेदन, लेखन, लेकिन ये सारा काम भी क्षार कर सकता है, तो ये उनसे तो प्रधान हुआ। शस्त्र और अनुशस्त्र से प्रधान है, और ये त्रिदोष अग्नि भी होता है, इसलिए ये प्रधान है। अब प्रधानता का क्रम क्या है? देखो, सबसे नंबर फर्स्ट पे आती है जलोका, उससे भी अच्छी है अग्नि, और उससे भी अच्छा है क्षार, यानी प्रधान, प्रधानतर, प्रधानतम। इस तरीके से इसका क्रम है। अपने को पता ही है क्षार क्या है, त्रिदोष अग्नि है। कर्म है इसका पाचन, विलयन, शोधन, रोपण, शोषण, स्तंभन। रोगनता क्या है? कृमि, आमदोष, कफ, कोष्ठ, विष, मेद वृद्धि आदि। ठीक है, अब अपने इसके क्षार के गुण और दोष देख लेते हैं। पहले देखते हैं क्षार के गुण, यानी कि आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि इसके 8 गुण होते हैं। 8 आचार्य सुश्रुत ने कहे हैं, जो कहते हैं कि न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु हो, शुक्ल हो, सुलक्षण हो यानी चिकना हो, अभिषेंदी हो, शिव यानी कि कल्याणकारी हो, शीघ्र यानी कि जल्दी काम करने वाला हो, और अपिच्छल हो। इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने 8 गुण बताए हैं। न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, शुक्ल, सुलक्षण, अभिषंदी, शिव, शीघ्र और अपिच्छल। वैसे ही आचार्य वाग्भट ने 10 गुण बताए हैं। ऊपर के 8 तो बताए हैं, साथ में 2 शिखरी और चालीतुलक, ये 2 गुण और एक्स्ट्रा बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। अब क्षार के दोष देख लेते हैं। क्षार के दोष क्या होंगे? जो गुण से अपोजिट होंगे, जस्ट अपोजिट। जैसे कि न अति मार्दव हो, न अति शैत्य हो, न अति उष्ण हो, न अति तीक्ष्ण हो, न अति पिच्छल हो, सांद्रता, मांद, अल्पपक्वता, हीन द्रव्यता। इस तरीके से टोटल 9 बताए हैं। तो अपन ने देखे क्षार के गुण 8 और दोष 9। अब क्षार का भेद देख लेते हैं। क्षार के भेद 2 हैं, मतलब एप्लीकेशन के बेसिस पे 2 हैं, क्षारणीय और पानीय। प्रतिसारणीय और पानीय। प्रतिसारणीय क्या है? प्रतिसारणीय यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाला, जिसको अपन बाहर से लगाते हैं, वो प्रतिसारणीय। और पानीय क्या है? जिसका यूज़ अपन इंटरनल करते, आभ्यंतर प्रयोग करते हैं, वो इंटरनल, पानीय क्षार। इसको आचार्य अष्टांग संग्रहकार ने कहा है कि बाह्य परिमार्जन और अंतः परिमार्जन। अब अपन ने देख लिया 2 टाइप्स के, तो इसमें योग्य और अयोग्य देख लेते हैं। तो प्रतिसारणीय क्षार के योग व्याधि आउटर एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, तो रोग भी बाहर वाले होंगे। कुष्ठ जैसे त्वचा वाले रोग होंगे ना, कुष्ठ, किट्टे, ददरू, मंडल, किलास, भगंदर, अश, दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण, चर्मकील, तिलकालक, न्यच, व्यंग, मशक, बाह्य विद्रधि, कृमि, विष। मुख रोग जैसे कि उपजीविका, अधिजीविका, उपकोष, दंत वैदर्भ, 3 प्रकार की रोहिणी, ऐसे बाहर वाले सारे एक्सटर्नल वाले जितने भी रोग हैं मोस्टली वो प्रतिसारणीय क्षार के योग्य व्याधि है। इसके बाद आता है पानीय क्षार के योग एवं अयोग। पानीय यानी अपन इसका इंटरनल यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनल किस व्याधि में अपन यूज़ करने वाले हैं? गर्वेश, गुल्म, उदर रोग, अग्निमांद, अजीर्ण, अरुचक, आना, शर्करा, अश्मरी, आभ्यंतर विद्रधि, कृमि, विष, इन सब में इंटरनल यूज़ रहेगा। अयोग क्या रहेंगे? इंटरनली नहीं ले सकते, या तो पित्त की कंडीशन हो या कोई ब्लीडिंग कंडीशन हो, जैसे रक्त पित्त है, ज्वर है, पित्त प्रकृति वाला है, बाल है, वृद्ध, दुर्बल है, भ्रम, मद, मूर्छा, तिमिर। तिमिर इम्पॉर्टेंट है, तिमिर में बिल्कुल नहीं देना है क्षार।
तो ये हुआ अपना अयोग पानीय क्षार के। अब नॉर्मली अपन देख लेते हैं कि क्षार नॉर्मली नहीं देना है किसको, दुर्बल, बालक, भीरू, सर्वांग शोथ वाला, रक्तपित्त रोगी, गर्भिणी, प्रवृद्ध, ज्वर, प्रमेय, तृष्णा, मूर्छा, उरशत, क्षीण रोगी, नपुंसक, गर्भाशय भ्रंश, इनको बिल्कुल ये क्षार नहीं देना है। अब इसके बाद आता है, अपन ने दो टाइप्स देखे, प्रतिसारणीय और पानीय। प्रतिसारणीय यानी कि एक्सटर्नल यूज़ वाला भी पोटेंसी के बेसिस पे 3 होता है, ठीक है। कौन सा? मृदु क्षार, मध्यम क्षार और तीक्ष्ण क्षार, यानी माइल्ड, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। अब अपन देख लेते हैं इनकी निर्माण प्रक्रिया, मतलब इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन का प्रायर वाला रहता है मृदु प्रतिसारणीय यानी कि माइल्ड वाला। इसमें अपन क्षार निर्माण कैसे करने वाले हैं, देखो अपामार्ग क्षार का देखते हैं एग्जाम्पल। अपामार्ग का पौधे का चयन करना है अपने को, यानी अपामार्ग का पौधा का चयन करना है। शरद ऋतु में अपने को इसको कलेक्ट करना है पहाड़ियों से। मध्यम आयु वाले लेना है जिसमें काले पुष्प हो। ऐसा पौधा अपन ने लिया और उसको लाके अपने को सुखाना है। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और वायु रहित स्थान पे उसको सुखाना है। इसके बाद उसको जलाना है यानी कि दहन कर्म करना है। उसके सूखे टुकड़ों में तिल नाल मिला के अपन अग्नि पे प्रदीप्त कर देंगे। दहन कर दिया अपन ने तो क्या मिलेगी अपने को, भस्म मिलेगी। भस्म लिया अपन ने, भस्म को ठंडा होने देना है और फिर उसको इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके उसका घोल बनाना है। घोल बनाना है यानी कि उसमें पानी मिलाना है। किस रेशियो में? 1 भाग भस्म है तो 6 भाग उसमें जल या गौमूत्र मिलाना है, तो इससे घोल बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, उसको छानना है कपड़े की मदद से। और कितनी बार छानना है? 21 बार छानना है। कितनी बार? 21 बार छानना है। उसके बाद इसको चढ़ा देना है अपने को अग्नि पे, यानी इसका प्रथम पाक करना है। प्रथम पाक धीरे धीरे अपने को पकाते जाना है और उसको ऐसे चलाते हुए पकाते जाना है। जब क्षार जल से अलग, फिर अपने को क्या करना है, क्षार नीचे नीचे रहेगा, अपने को उसको जल से अलग कर लेना है, ठीक है। लाल एवं पिच्छल होने पर 1 या 1.5 कुड़व क्षार जल निकाल लें। अब उसके अंदर से अपने को वो मिक्सचर जो बन गया है उसको थोड़ा सा अलग ले लेना है। अब उसको अलग ले लिया, उसका क्या करना है, द्वितीय पाक करना है। उसको बिल्कुल गाढ़ा होने तक उसको अपन ने पकाना है। बहुत पकाया अपन ने, बहुत पकाया तब वो बन जाता है मृदु क्षार, ठीक है। मृदु क्षार तैयार हो जाता है। इसको संवोहिम क्षार भी कहते हैं। ये अपना बन गया मृदु क्षार। पहला हो गया अपना मृदु प्रतिसारणीय क्षार। अब अपन बनाएंगे मध्यम प्रतिसारणीय क्षार। तो क्या करना है, ये जो मृदु क्षार बना है अपना, यही वाला अपने को पानी लेना है, क्षार जल लेना है अपने को। इसमें क्या करना है, अपने को थोड़ा इसकी पोटेंसी बढ़ानी है ना, तो इसमें अपन प्रतिवाप द्रव्य बढ़ाएंगे। क्या डालेंगे इसके अंदर? कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीरपाक या शंखनाभि, इनको लाल तप्त करके एकदम भुजाएंगे, ठीक है। इसके अंदर इसका फिर मिश्रण करके पाक करेंगे। फिर इसको पकाएंगे 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 और फिर इसको कलेक्ट कर लेंगे। जो कलेक्ट हुई वो हुई अपनी मध्यम क्षार। क्यों हुई ये, इससे पोटेंसी ज़्यादा क्यों? ये नॉर्मल थी, इसके अंदर मध्यम वाली के अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं तो इसकी पोटेंसी बढ़ गई। अब अपने को बनानी है तीक्ष्ण प्रतिसारणीय क्षार, यानी अब इसकी और ज़्यादा पोटेंसी बढ़ानी है। तो अपन क्या करेंगे, सेम वही जो मध्यम क्षार से वाला है उसको अपन ने लिया और उसके अंदर और तीक्ष्ण वाली चीज़ें मिलाई। क्या? दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, हींग, वचा, इनको मिलाया शुक्ति मात्रा में, ठीक है। इनके चूर्ण को मिलाया। और क्या मिलाई? अन्य भस्म योग जैसे कि पलाश, अर्क, स्नोही, अपमार्ग आदि की भस्म मिलाई और फिर इसको अंतिम तक पाक किया, जिससे अपने को मिलेगी तीक्ष्ण क्षार। इसको ही क्या बोलते हैं? पाक्य क्षार भी कहते हैं। तो अपनी 3 तरह की प्रतिसारणीय क्षार जो ये थी मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण, वो अपन ने उसकी निर्माण विधि देख ली। अब अपना आता है पानीय क्षार। पानीय क्षार क्या? आभ्यंतर प्रयोग के लिए, जो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए था, तो उसकी निर्माण विधि क्या है? अपन औषधि लेंगे, औषधि का चयन करेंगे, तेल, इक्षुरक, पालक, सरसों, यवनाल, मूली, इनको लेंगे, ठीक है। इनका दहन कर देंगे। दहन करने के बाद अष्टमूत्र का योग बनाएंगे। भस्म में 4 से 6 गुना गौमूत्र मिलाएंगे, ठीक है। भस्म जो मिली है उसके अंदर 4 से 6 गुना गौमूत्र मिलाया या फिर अष्टमूत्र मिला लिया अपन ने, पानी की जगह ये सब मिला लिया और फिर उसको छानना है 21 बार। तो ये अपनी बन के रेडी हो गई पानीय क्षार। सेम ही प्रोसेस है, जस्ट पाक नहीं करना है। पाक करने से वो तीक्ष्ण वगैरह हो जाएगी
उतना नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट छान लेना है। तो ये होगी पानीय क्षार। फिर आती है इसकी मात्रा। पानीय क्षार इंटरनल यूज़ के लिए 3 मात्रा है, उत्तम, मध्यम और हीन। उत्तम में क्या है, 1 पल यानी 4 तोला। मध्यम में क्या है, 3 कर्ष या फिर 2 कर्ष भी कह सकते हैं। हीन मात्रा क्या है, अर्ध पल यानी कि 2 तोला। ये पानीय क्षार की मात्रा है। प्रति सारणीय यानी कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए क्या करना है, उत्तम मात्रा क्या है इसकी, त्रिगुणी मात्रा, यानी कि जो हीन मात्रा है, अल्प मात्रा है, वो है नखलो प्रमाण, यानी कि जितनी मात्रा पित्तज वाती में दी जाती है उतना नखलो प्रमाण। फिर उसको मध्यम मात्रा क्या है, इसकी डबल, और उत्तम मात्रा क्या है, ट्रिपल। बस पित्तज में अपन हीन मात्रा देते हैं, मध्यम में अपन कफ वाले में अपन मध्यम मात्रा देते हैं, और वातज रूप में उत्तम मात्रा देते हैं। ये मात्रा हो गई। प्रतिसारणीय क्षार की प्रयोग विधि। क्षार का प्रयोग कैसे करते हैं अपन, पहले निरीक्षण करते हैं रोगी का कि वो ठीक है, मतलब अपन को योग्य है या नहीं। संग्रह करते हैं अपन चीज़ों का, क्षार, शलाका, पिच्छू, ये सब का। फिर उसके वाइटल्स की जांच करते हैं। फिर उसका पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, हेयर रिमूवल करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। ये हुआ पूर्व कर्म। ठीक है। प्रधान कर्म में क्या करते हैं, प्रधान कर्म में अब अपने पास रोगी आ गया। अब अपने को देखना है कि दोष कैसा है, दोष वातज है, पित्तज है या कफज है। अगर वातज है तो उसका लेखन करो, अगर पित्तज है तो मर्दन करो, और कफज है तो प्रच्छान करो पहले, और फिर अपने को क्षार लगाना है। ठीक है, ऐसे LMP लेखन, मर्दन और प्रच्छान, LMP वात पित्त कफ की सीक्वेंस में। ये हुआ। और कितनी देर तक लगाना है, वाक शतम मात्रा, यानी कि 100 तक गिनने तक की मात्रा को, जितना टाइम रहेगा लगभग 1 मिनट तक अपने को लगाना है, वाक शतम मात्रा तक। ठीक है। और पश्चात कर्म में क्या है, पश्चात कर्म में अपने को उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसके ऊपर कुछ अम्ल द्रव डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसे कि नींबू रस, छाछ को घृत व मधु के साथ मिला के, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और उसके ऊपर अपन हीलिंग ऑइंटमेंट लगा देंगे। तो ये हो गया अपना पश्चात कर्म। अब क्षार प्रयोग के निषिद्ध स्थान है कुछ, कहाँ पे अपने को क्षार का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि मर्म स्थान, सिरा स्नायु, संधि, तरुण अस्थि, सीवनी, धमनी, गला, नाभि, नखांत प्रदेश, सिर के भीतर, स्त्रोतों में, अन्य मांसयुक्त स्थान पे नहीं करना है। कर सकते हैं। अपवाद क्या है, नेत्र के अन्य सभी व्याधियों में क्षार वर्जित है, सब में क्षार वर्जित है, सिर्फ काय में यूज़ कर सकते हैं, वर्तमगत रोग के अंदर इसका प्रयोग करना है। ठीक है, ये सारी जो भी लिखी हैं वो निषिद्ध स्थान है। इसके बाद है असाध्य व्याधियाँ। असाध्य व्याधियाँ क्या हैं, जिनके अंदर जो अनट्रीटेबल हैं, जैसे कि सर्वांग शोथ, अस्थियों में तीव्र शूल, भोजन में अरुचि वाले रोगी, हृदय एवं संधियों में तीव्र पीड़ा से पीड़ित, तो इनके अंदर क्षार भी काम नहीं करने वाला है। क्षार के विभिन्न प्रयोग, यानी कि सिर्फ एक क्षार सूत्र या फिर क्षार लगाना कैसे यूज़ करने वाले हैं, तो उसके अलग अलग है। क्षार की वर्ती बनाई जा सकती है, क्षार का तेल बना सकते हैं, क्षार का पिच्चू बना सकते हैं, क्षार का उदक बना सकते हैं, क्षार का प्रतिसारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है क्षार का निष्प्रभावीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। इसमें कुछ नहीं है, ऐसा है कि अपना जो क्षार होता है, क्षार क्या होता है, क्षार के अंदर 5 रस होते हैं। कौन सा रस नहीं होता, अम्ल रस नहीं होता। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर अम्ल रस डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब क्षार पर अम्ल रस, जैसे कि नींबू रस, मातुलिंग रस डाला जाता है, तब अम्ल के तीक्ष्ण व उष्ण गुण से क्षार का लवण रस के साथ मिलकर अत्यंत मृदु मधुर प्रभाव हो जाता है। ठीक है, जिससे क्षार की अग्नि शांत हो जाती है। मतलब जैसे अपन ने उसके अंदर अम्ल रस डाला तो उसके अंदर का जो सॉल्ट है वो मिलके मधुर भाव प्राप्त कर लेता है, जिससे क्षार की अग्नि शांत हो जाती है। अब इसके अंदर वही सम्यक दग्ध, हीन दग्ध और अति दग्ध, ये 3 लक्षण आते हैं फीचर्स ऑफ क्षार ट्रीटमेंट के अंदर। तो सम्यक दग्ध यानी कि जब सब कुछ प्रॉपर हुआ है तो उसके क्या लक्षण रहेंगे, विकार जिसके लिए अपन ने किया था वो शांत हो जाएगा, स्किन क्या कृष्ण वर्ण की या फिर ताम्र वर्ण की होएगी, अंगों में लघुता आएगी, और स्त्राव अगर कहीं हो रहा था तो वो बंद हो जाएगा। ये है सम्यक दग्ध के लक्षण। आचार्य वाग्भट ने सेम चीज़ को क्या कहा है कि पक्व जम्बू के समान उसका वर्ण हो जाता है सम्यक दग्ध में। अब है हीन दग्ध, यानी जिसलिए किया था वो अच्छे से हुआ ही नहीं है, इनसफिशियंट है, तो क्या होगा, वहाँ पे तोद होगा, सुई चुभने जैसी वेदना, कंडू होगी, ठीक है, जाड्यता होगी यानी कि सुनता रहेगी,
व्याधि की वृद्धि और हो जाएगी, शांत होने की जगह वृद्धि हो जाएगी। कंडू और स्फोट भी हो सकता है हीन दग्ध में। फिर आता है अतिदग्ध। अतिदग्ध यानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, अत्यधिक दाह होगी, पाक होगा, राग होगा और पुई आदि स्त्राव होने लग जाएगा। अंग मर्द, ग्लानि, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर, मरण तक हो सकता है अतिदग्ध में। ठीक है, तो अपन के 3 लक्षण देख लिए अपन ने, सम्यक, हीन और अतिदग्ध। अब इसकी प्रयोग विधि के बारे में क्या कहा है कि क्षार निर्माण करने के 7 दिन के अंदर ही अपने को यूज़ कर लेना है। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, 7 दिन ही है। और परीक्षा कैसे करेंगे कि अपनी मस्त बनी है कि नहीं, तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, एरंड नाल ले लो या कमल नाल ले लो और उस पर लगाओ क्षार, अपन ने जो क्षार बनाया है, और उसको 100 तक गिनती तक, यानी कि वही वाक्षतम जो मात्रा है वो तब तक लगाओ। अगर वो जल जाता है यानी दग्ध हो जाता है तो अपना क्षार तीक्ष्ण बना है और उसके अंदर पूरे समर्थ है। ये हुआ अपना क्षार। अब इसकी एक प्रिपरेशन आती है क्षार सूत्र। क्षार सूत्र, तो अपन क्षार सूत्र पढ़ते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, आचार्य चक्रदत्त ने। इसकी उपयोगिता क्या है, जिनके अंदर जैसे दुर्बल, भीरु, वृद्ध, शल्य कर्म के अयोग, जिनके अंदर शल्य कर्म नहीं कर सकते तुम उसमें क्षार लगा दो। नाड़ी व्रण यानी कि साइनस, भगंदर, इनके अंदर छेदन हेतु भी श्रेष्ठ होता है क्षार सूत्र, छेदन कर्म के लिए। ठीक है, अब क्षार सूत्र निर्माण विधि, ये PYQ में भी आई हुई है तो ये समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले धागा लेना है। धागा ऐसा वैसा नहीं, बार थ्रेड लेना है 20 नंबर वाला। ठीक है, और क्षार सूत्र कैबिनेट में हैंगर पे बांधना है। एक कैबिनेट होता है जिसमें ऐसे लाइन से अपन धागे बांधते हैं, बार थ्रेड को 20 नंबर के को लाइन से ऐसे बांध देना है कैबिनेट पे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको पूरी प्रोसेस को 21 दिन लगते हैं, तो अपने को डे वाइज डिवाइडेड है सब कुछ। तो अपने को स्नूही शीर का लेपन करना है 11 परतें, और वो परतें कैसी लगानी है, एक दिन एक परत, प्रतिदिन सूत्र पर स्नूही शीर की एक परत लगानी है, पूरी एक परत लगाई, 24 घंटे उसको सूखने दिया, अगले दिन वापस से स्नूही शीर लगाया। ऐसा अपने को कितने दिन करना है, 11 दिन, क्योंकि 11 परतें लगानी है और एक दिन में एक ही लगानी है, तो 11 परतें हो गई। अब 12वां दिन आया, 12वें दिन में क्या करना है, स्नूही शीर और अपामार्ग क्षार का लेपन करना है। मतलब स्नूही शीर तो है ही, साथ में मिला लो अपामार्ग क्षार, और ऐसा 7 दिन करना है, यानी 7 परतें करनी है। यानी 12वें से 18वें दिन तक अपने को ये वाला फॉर्मूला चिपकाना है उस थ्रेड पे। ये हुआ। अब आया 19th डे। 19th डे पे क्या करना है, स्नूही शीर तो रखना है, साथ में हरिद्रा चूर्ण रखना है, हरिद्रा चूर्ण का लेप करना है। कितनी परतें, 3, यानी 3 दिन अपने को ये वाला लेप करना है, यानी हो गए अपने 21 दिन, पूरे टोटल मिला के हो गए 21 दिन। जब 21 दिन हो जाएंगे, अंतिम में इसको सुखाना है, निर्जलीकरण करना है और तैयार है अपना क्षार सूत्र। इसको पैक करके रख लो। फिर कुल 21 परतों से निर्मित होता है ये क्षार सूत्र। इसको पॉलीथीन बैग या फिर किसी में भी ग्लास ट्यूब एयर टाइट कंटेनर में अपने को प्रिजर्व कर लेना होता है। ये थी अपनी क्षार सूत्र निर्माण विधि। क्षार सूत्र पर चढ़ाई जाने वाली परतें समरी टेबल देख सकते हैं अपन। स्नूही शीर पहले 11 लगाई, फिर अपामार्ग की क्षार के साथ मिला के 7 और हरिद्रा के साथ 3, तो टोटल हो गई 21। क्षार सूत्र का उपयोग क्या है, भगंदर, अर्श, अर्बुद, पाइनोलिडल साइनस, चर्मकील या मसे, वॉट्स, इनमें अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये शल्य कर्म की तुलना में लाभ क्यों है, मतलब सर्जरी को ना प्रेफर करके इसको क्यों प्रेफर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मिनिमल ब्लीडिंग है, रक्तस्राव बहुत कम होगा और हॉस्पिटल में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। पुनः रोग होने की न्यूनतम संभावना है, मतलब रिकरेंस होने के लिए बहुत कम ही उसका रेट है। धातु और ऊतक की कम हानि, यानी कि मिनिमल टिश्यू लॉस होएगा इसमें। अत्यंत लागत प्रभावी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव है, और सुंदर वर्ण चित्र, यानी कि जो इसका स्कार है वो भी नहीं बनता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए अपन इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्षार सूत्र की कार्य प्रणाली, यानी कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये भी PYQ में पूछा गया है। तो कैसे काम करता है, देखो ये अलग अलग फैक्टर्स पे काम करता है। पहला है प्रेशर फैक्टर। प्रेशर फैक्टर क्या, कि अपन इसको कस के बांध रहे हैं ना, तो पूरा ये फिशुलर ट्रैक जो बना है उसका पूरा छेदन कर देता है।
तो ये प्रेशर फैक्टर से काम करते हैं। दूसरा क्या है, इफ़ेक्टिव हीलिंग एंड ड्रेनेज। इसके अंदर से जो पुए होता है वो आसानी से निकलता रहता है, अपन ने कहीं पे भी ब्लॉक नहीं करा है उसको, तो पुए आसानी से बाहर निकलता है। केमिकल क्यूरेटेज। केमिकल क्यूरेटेज क्या होता है कि अपन ने उसके ऊपर जो क्षार लगाया है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और केमिकल क्यूरेटेज का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता वो। प्रोटीन कोआगुलेशन कैसे करता है कि वहाँ पे अगर कोई ब्लड निकल भी रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा तो वो कोआगुलेट कर देगा उससे, रक्तस्राव नहीं होगा। सीटोन एक्शन होगा उसके अंदर, यानी कि जो अनहेल्दी टिश्यू होते हैं डेब्रीमेंट, उनको डेब्रीमेंट करता है और कम से कम स्कारिंग करता है, मतलब स्कारिंग बहुत ही रेयर होती है, कम ही होती है। उसके बाद एल्कलाइन पीएच रोल क्या होता है, एल्कलाइन होने से ये कोई सा भी संक्रमण नहीं होने देता है। तो ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। अब क्षार सूत्र के उपद्रव और उसका प्रबंधन देख लेते हैं। तो पहला उपद्रव है प्रोक्टाइटिस, यानी कि गुदा में शोथ। गुदा में शोथ होगा तो उसका लक्षण क्या आएगा, निरंतर इच्छा रहेगी उसको कि वो मलत्याग करे। गुदा से रक्तस्राव होएगा या म्यूकस आएगा। हो सकता है कि उसको पाइल्स इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसके सूजन या दर्द या रक्तस्राव हो सकता है। सेंटिनेल टैग बन सकता है। सेंटिनेल टैग क्या होता है कि जहाँ पे भी वो फिशर बनता है वो एबनॉर्मली जॉइन हो जाता है तो एक टिश्यू बन जाता है, मतलब स्किन का एक भाग बन जाता है उभरा हुआ। डर्मेटाइटिस हो सकता है, त्वचा में सूजन, लाली और खुजली हो सकती है। हीमोरेजिक इन्फेक्शन हो सकता है कि रक्तस्राव या असंक्रमित धागों से इन्फेक्शन हो जाए। तो इसका मैनेजमेंट यही रहेगा कि सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट रखो और शीतल उपचार करना है। तो इस तरीके से अपना क्षार सूत्र भी ख़त्म होता है।